दोस्तों, आज भारत को दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बताया जा रहा है। कागजों पर जीडीपी 8.2% की रफ्तार से बढ़ रहा है, लेकिन असलियत क्या है? 10 मई 2026 हैदराबाद की एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता से अपील कर रहे हैं, 1 साल तक सोना मत खरीदो, विदेश की ट्रिप्स टाल दो, पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करो, वर्क फ्रॉम होम करो, जैसे कोविड में किया था। और हाँ, कुकिंग ऑयल भी कम इस्तेमाल करो। हर परिवार अगर खाने के तेल में 10% भी कटौती कर दे तो वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम होगा। क्यों? क्योंकि विदेशी मुद्रा बचानी है, फॉरेन एक्सचेंज बचाना है। नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। अब सोचिए, एक तरफ सरकार और मीडिया बता रहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था है। दोस्तों, असल सवाल यह है, क्या हम सच में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हैं या सिर्फ कागजों पर? क्या जीडीपी के आंकड़े असली तस्वीर बता रहे हैं या इनफॉर्मल इकोनॉमी की सच्चाई को नजरअंदाज कर रहे हैं? मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? असली तूफान होलसेल प्राइसेस में दिख रहा है। अप्रैल 2026 में होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन पिछले 3 साल का सबसे ऊंचा स्तर 8.3% पर पहुंच गया। फ्यूल और पावर में ये करीब 25% था। मैन्युफैक्चरिंग की 22 में से 21 कैटेगरीज में दाम बढ़ रहे थे। यानी महंगाई अब फटने को तैयार है, और इस महंगाई के साथ एक और बड़ा खतरा चल रहा है, गिरता हुआ रुपया। 20 मई 2026 को इंडियन रुपया डॉलर के मुकाबले ऑल टाइम लो 96.90 रुपए पर पहुंच गया। 2026 में अब तक रुपया एशिया की सबसे खराब परफॉर्मिंग करेंसी रहा है। सिंपल भाषा में समझें तो रुपया तब कमजोर होता है जब देश में डॉलर कम आ रहे हों। कम इन्वेस्टमेंट, कम एक्सपोर्ट और ज्यादा इंपोर्ट की वजह से डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है। रुपया गिरने का मतलब सिर्फ विदेश घूमना महंगा होना नहीं है। भारत अपनी 90% क्रूड ऑयल जरूरत इंपोर्ट करता है। रुपया गिरा तो ऑयल, फर्टिलाइजर, मशीनरी सब कुछ और महंगा हो जाता है। ऊपर से रुपए की कमजोरी के चलते विदेशी मुद्रा भंडार भी तेजी से घट रहे हैं। ईरान वाले हमले के हफ्ते रिजर्व्स 28 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड हाई पर थे, लेकिन सिर्फ 4 महीनों में 61 बिलियन डॉलर गिरकर 67 बिलियन डॉलर। देखें तो इस्तेमाल लायक रिजर्व सिर्फ 47 बिलियन डॉलर के आसपास बचते हैं, जो 6 महीने के इंपोर्ट से भी कम है। 2014 के बाद की सबसे बुरी स्थिति है। ऐसे में आमतौर पर विदेशी निवेशक डॉलर लेकर आकर मदद करते हैं। 2020 से 21 में नेट एफडीआई 43.9 बिलियन डॉलर थी, जो 2024 से 25 में गिरकर सिर्फ 0.96 बिलियन डॉलर रह गई। पिछले साल 2025 में विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार से 1.66 लाख करोड़ रुपए निकाले, और 2026 के पहले 6 महीनों में ये आंकड़ा 2.7 लाख करोड़ पहुंच गया है। हर चीज की गलती सरकार की नहीं है, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि मोदी सरकार की कुछ गलतियों ने इस आर्थिक संकट को और गहरा कर दिया है। भारत की जीडीपी पर कैपिटा अब बांग्लादेश से भी कम हो गई है। नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी। हाँ, आपने सही सुना। आईएमएफ के 2026 के आंकड़ों के मुताबिक बांग्लादेश की पर कैपिटा जीडीपी करीब $2,911 है, जबकि भारत की $2,812। बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया। पिछले साल जब भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना था, तब मीडिया और सरकार ने विश्व गुरु का नारा कितनी बार लगाया था? चौथी इकोनॉमी बने to become the world's 4th largest economy. हर चैनल पर जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन अब इसी साल भारत चौथे से सीधा 6ठे स्थान पर आ गया है। जापान और ब्रिटेन आगे निकल गए और अचानक सब शांत हो गया। मोदी जी और मीडिया दोनों चुप। पर कैपिटा में तो हम और भी पीछे हैं। श्रीलंका, ईरान, घाना, किर्गिस्तान, जिम्बाब्वे, हैती, किरिबाती और बांग्लादेश,
इन सब से हम पीछे। एक आम भारतीय की औसत कमाई वैश्विक स्तर पर कितनी कमजोर है, इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है आईफोन। अमेरिका में औसत व्यक्ति को आईफोन खरीदने के लिए सिर्फ 4 दिन काम करना पड़ता है, चीन में 20 दिन, आयरलैंड में 3-4 दिन, ब्रिटेन में 1 हफ्ता, जापान में 6 दिन और भारत में पूरे 5 महीने। हाँ, 160 दिन की कमाई लग जाती है एक आईफोन खरीदने में। हमारी कुल जीडीपी बड़ी है, लेकिन जब उसे लोगों में बांटते हैं तो सच्चाई सामने आ जाती है। 140 करोड़ लोगों में विकास का फल बराबर नहीं पहुंच रहा। रोजगार नहीं, महंगाई है, तनख्वाह कम है। जब पड़ोसी देश हमसे आगे निकल रहे हों पर कैपिटा इनकम में, तो विश्व गुरु का सपना कितना दूर है, ये सोचने वाली बात है। आंकड़ों को देखकर एक बात साफ दिख रही है, भारत की पब्लिक स्पेंडिंग में बहुत बड़ा इंबैलेंस है। फ्रीबीज और सब्सिडी पर खर्च इतना ज्यादा हो गया है कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ से जुड़े सेक्टर्स जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और रिसर्च कहीं पीछे छूट गए हैं। संख्याओं में देखिए, फ्रीबीज और सब्सिडी का कुल बजट 8,96,216 करोड़ रुपए, ये सेंट्रल और स्टेट दोनों स्तर का खर्च है। इसमें फूड सब्सिडी 2.1 से 2.3 लाख करोड़ रुपए, बिजली सब्सिडी 1.5 से 1.8 लाख करोड़ रुपए और कई स्टेट फ्री स्कीम्स जैसे लाडली बहना जैसी योजनाएं शामिल हैं। अब तुलना देखिए, कृषि 1,51,851 करोड़ रुपए, जिसमें पीएम किसान और फसल बीमा शामिल है। फर्टिलाइजर सब्सिडी अलग से, और जुड़ती है शिक्षा 1,25,638 करोड़ रुपए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिर्फ 33,337 करोड़ रुपए, लॉ एंड जस्टिस 3,800 करोड़ रुपए, एनवायरमेंट 3,300 करोड़ रुपए। मतलब सिर्फ फ्रीबीज का बजट शिक्षा से 7 गुना ज्यादा है और R&D से तो 27 गुना ज्यादा। अब सवाल ये है, ये सही दिशा है? कई लोग कहते हैं कि फूड, बिजली और कैश ट्रांसफर गरीबों के लिए जरूरी सुरक्षा कवच है। खासकर वो लोग जो गरीबी रेखा के आसपास हैं, उनके लिए ये की लड़ाई है। लेकिन आलोचक और फिस्कल एक्सपर्ट्स चेताते हैं कि अनटारगेटेड फ्रीबीज का रिटर्न बहुत कम है। हर एक रुपया खर्च करने पर लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक रिटर्न सिर्फ 0.80 गुना है, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर पर 2.50x और शिक्षा पर 1.50x होता है। यानी आज वोट के लिए पैसा बांट रहे हैं, लेकिन कल की पीढ़ी को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और टेक्नोलॉजी नहीं दे पा रहे। सुप्रीम कोर्ट भी इस मुद्दे पर बोल चुका है। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि रूटीन सर्वाइवल बेनिफिट्स को अनंत पॉपुलिस्ट फ्रीबीज में बदलना वर्क कल्चर को खत्म कर सकता है और देश की वित्तीय अनुशासन को कमजोर कर सकता है। निष्कर्ष, फ्रीबीज बंद नहीं किए जा सकते, लेकिन उन्हें टारगेटेड, टाइम बाउंड और परफॉर्मेंस लिंक्ड बनाना जरूरी है, ताकि असली जरूरतमंद तक मदद पहुंचे और देश का भविष्य शिक्षा, रिसर्च और इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत हो सके।